स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कैश बुक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14B। इससे पहले के क्वेश्चंस मैं कैश बुक की प्लेलिस्ट के अंदर करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैश बुक बनानी है, कैश एंड बैंक कॉलम वाली। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें कैश बुक का रूल बिल्कुल पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है कि अगर पैसा आएगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। मींस पैसा बढ़ेगा तो डेबिट साइड और घटेगा तो क्रेडिट साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री देखिए, एंट्री सारी मई के अंदर हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन यहाँ पे 2026 मई बना लेंगे। तो यहाँ पे भी आएगा 2026 मई, ये हमने बना लिया। अब इसके बाद पहली ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड 4800 और बैंक ओवरड्राफ्ट 30,400। तो कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है कि पिछले महीने का बैलेंस बचा हुआ पड़ा है, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। मींस फर्स्ट डेट को लिखेंगे टू बैलेंस बी। कितने रुपए हैं कैश इन हैंड के, 4800। तो कैश के अंदर लिख देंगे 4800। और बैंक का बोल रहा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है मतलब बैंक से हमने लोन ले रखा है और बैंक का बैलेंस माइनस में है। माइनस में होता है तो हम कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। मींस लिखेंगे इसको 1 तारीख को ही लिखेंगे बाय बैलेंस बी। ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में लिखेंगे और बैलेंस कितना है 30,400। ठीक है, तो हमारा बैंक आ गया 30,400। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेकंड, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब नया पैसा मालिक ने बिजनेस में लगा दिया। तो नया पैसा मतलब हम तो फॉर्म होते हैं, हमें पैसा मिला होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 20,000 रुपीज हमारे पास आ गए हैं। तो सेकंड डेट को हम लिखेंगे और ये पैसा क्यों आया है, हम इस पैसे को कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। और पैसा 20,000 रुपए आया है, लिखा नहीं है कि कैश में आया कि बैंक में आया। तो हम कहां लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट हम लिखते हैं कैश के अंदर। मतलब 20,000 रुपीज आ जाएगा कैश के अंदर। फिर है 3 डेट को, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000 रुपीज। डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब हमने बैंक में पैसा जमा करा दिया। तो जब हम बैंक के अंदर पैसा जमा कराएंगे बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। तो बैंक बढ़ने वाली साइड कौन सी है, ये डेबिट साइड है। तो बैंक को बढ़ाना है तो बैंक में लिखो 15,000 और बैंक तो बढ़ गया, कैश को कम कर दो। कैश को कम करने के लिए कम होने वाली साइड पे लिख दो। ठीक है, ये है कॉन्ट्रा एंट्री, इसको सी से मार्क करो। और उसके बाद थर्ड डेट को यहां कैश में लिखा है तो यहां लिखो बाय बैंक अकाउंट। ठीक, उसके बाद ये है कॉन्ट्रा एंट्री, यहां कैश में बैंक में लिखा है, यहां लिखो टू कैश अकाउंट। और ये कितने हैं, ये थर्ड 3 डेट को ये एंट्री तो हमने यहां पे कर दी। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट 16,200। अब हमने महेश को सामान बेचा उधार। तो देखो ये तो है कैश बुक। कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये सामान तो उधार बेचा है तो उधार वाली ट्रांजैक्शन कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होगी, मींस ये नहीं आएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 5 को, एन अमाउंट ऑफ 4,200 ड्यू फ्रॉम अशोक रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। बैड डेब्ट का मतलब होता है पैसे मर जाना। तो पिछले साल अशोक के पैसे हमने बैड डेब्ट में डाल दिए थे, पर इस बार उसने पैसे दे दिए। तो पैसा दे दिया, हमारे पास पैसा आ गया होगा। आ गया होगा तो कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों आया है पैसा, क्योंकि हमने 5 डेट को बैड डेब्ट रिकवर्ड कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। और कितने रुपए हमें मिल रहे हैं, 4,200। अब यहां पे ये नहीं लिखा कैश में किया है बैंक में, तो हम बाय डिफॉल्ट लिखेंगे कैश के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 6 को, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या है, हम तो फर्म है, फर्म की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होती नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसकी होगी, ओनर की होगी। तो ओनर की अगर कोई पर्सनल पेमेंट हम करेंगे उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा होगा, तो कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। मींस 6 डेट को लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितने रुपए दे रहे हैं हम, 3,000 रुपीज। बैंक से दिया है तो बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ 8 को, रिसीव अ चेक फ्रॉम महेश फॉर 6,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। अब हमें चेक मिला महेश से और उसको हमने बैंक में भी जमा कर दिया। तो फिर क्या होगा, बैंक बढ़ेगा अगर पैसा मिलेगा तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। इस 8 डेट को टू, नाम क्या है उसका, महेश, को लिखेंगे महेश। और बैंक के अंदर 6,000 रुपीज आ जाएंगे क्योंकि 6,000 का चेक हमको मिला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ 10 को,
सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑन क्रेडिट 30,000। अब हमने वरुण को सामान बेचा उधार, तो देखो फिर ये उधार की एंट्री आ गई, तो कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश की ही ट्रांजेक्शन्स आती है, उधार वाली एंट्री यहां पे नहीं आएगी, मतलब ये एंट्री यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं 12 को, रिसीव अ चेक फॉर 28,000 फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। अब वरुण ने हमें एक चेक दे दिया फुल सेटलमेंट में, मतलब उसे 30,000 का हमने सामान बेचा था, उसने 28,000 रुपए दे दिए, मतलब 2,000 का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट का तो हम कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, मींस हमें 28,000 का चेक रिकॉर्ड करना है। पर यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि हमने वो चेक बैंक में जमा कराया कि नहीं कराया। जब ये इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, आगे ढूंढते हैं कहीं उस चेक के बारे में आगे कहीं इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो हमने अगर देखा 15 तारीख को एक इंफॉर्मेशन है, चेक रिसीव फ्रॉम वरुण सेंड टू बैंक, हमने जो चेक है वो 15 तारीख को भेजा, तो मींस 12 तारीख की एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, वो कहां होगी, वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी, और उसको हम जनरल प्रॉपर के अंदर करेंगे। तो जनरल प्रॉपर तो हम यहां बना नहीं रहे, हम बना रहे हैं कैश बुक, मतलब यहां नहीं आएगी। 15 तारीख को चेक हमने जमा करा दिया, तो 15 तारीख को ये एंट्री रिकॉर्ड होगी, और चेक जमा हो रहा है तो बढ़ेगा कैश, तो हम लिखेंगे। अब जब चेक बाद में जमा होता है अपनी डेट के, तो उसको लिखते हैं चेक इन हैंड अकाउंट। अगर सेम डे हो जाता तो हम वरुण के नाम से लिखते हैं, बाद में हुआ है तो हम उसको चेक इन हैंड के नाम से लिखेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं 18 को, नेक्स्ट, वरुण चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड, बैंक चार्जेस 25 ऑन दिस चेक। अब डिसऑनर का मतलब क्या होता है, इस चेक से पैसा नहीं मिला। रीजन मल्टीपल हो सकते हैं, क्या पता डेट गलत हो, क्या पता साइन ना मैच करे हो, क्या पता पैसे ना हो अकाउंट के अंदर, क्या पता और कोई मिस्टेक चेक के अंदर कर दी गई हो, ठीक है। तो पैसा नहीं मिला तो उसे बोलते हैं डिसऑनर होना चेक का। तो डिसऑनर हो गया, मींस हमें वरुण का चेक, हम देखेंगे यहाँ पे हमने वरुण का चेक लिखा कहां है, तो हमने अभी 15 तारीख को ही वरुण का चेक लिखा था, अब ये डिसऑनर हो गया, तो इसकी एंट्री अपोजिट कर देंगे। अपोजिट का मतलब अभी डेबिट में लिखा है, अब इसको क्रेडिट में लिख देंगे, तो डिसऑनर वाली एंट्री। मींस 18 को वरुण का चेक डिसऑनर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, बाय वरुण, और जितने का चेक था वो डिसऑनर कर देंगे। अब डिसऑनर होने पे बैंक ने 25 रुपए हम पे चार्ज लगा दिया, तो 18 डेट को हम सीधा लिख देंगे बाय बैंक चार्जेस। कितने रुपए, 25 रुपीज बैंक चार्जेस के नाम से अलग से लिख देंगे, ठीक। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट 20 को, रिसीव अ चेक ऑफ 6800 फ्रॉम विजय विच वॉज एंडोर्स्ड टू अमृत राज ऑन 23 मई। मतलब हमें विजय से एक चेक मिला, और 23 मई को हमने वही वाला चेक किसको दे दिया, अमृत राज को दे दिया। तो जब चेक आया, चेक हमने बैंक में जमा कराया नहीं, बैंक में जमा नहीं कराएंगे तो पैसा ही नहीं आएगा, और फिर वो चेक हमने किसी और को दे दिया, तो हमारे यहाँ इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि पैसा तो आया ही नहीं, ठीक है। तो इस चेक को हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आओ 25 को, withdrew cash from bank 5,000 for paying gift to his daughter on her birthday। अब जो ओनर है उसने 5,000 रुपए निकाले, ठीक है, कहां से, बैंक से 5,000 रुपए निकाले और अपनी बेटी को गिफ्ट दे दिया। तो देखो ओनर अपनी बेटी को अगर गिफ्ट दे रहा है फॉर्म में से, तो वो क्या होता है, ड्रॉइंग्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ओनर कोई भी पैसा बिजनेस में से निकाल लेता है उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो हम उसने अपनी बेटी के लिए निकाले, वही भी हो जाएगा, ड्रॉइंग्स हो जाएगा। मींस हम क्या करेंगे, 25 को पैसा कम हो रहा है तो हम लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितने रुपए निकाले हैं उसने, 5,000 रुपए निकाले हैं, बैंक से निकाले हैं, तो हम बैंक के अंदर लिख देंगे 5,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ 26 को, bought goods from Gupta's general store for 10,000 on credit, they allowed us a trade discount of 25%। अब हमने सामान खरीदा गुप्ता जनरल स्टोर से, कितने का, 10,000 का 25% डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। 10,000 का 25% कितना हो गया, 2,500 रुपए, मतलब 10,000 में से 2,500 माइनस करो, कितना बचा, 7,500 का सामान हमने खरीदा है, पर उधार खरीदा है, तो उधार वाली एंट्री तो हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होती, मतलब इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बस हमें ये पता लग गया हमने जो सामान खरीदा है वो कितने का था, 7,500, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और 28 को, पेड टू गुप्ता जनरल स्टोर इन कैश इन फुल सेटलमेंट 7,000। अब उसको देने थे 7,500, अब हमने उसको 7,000 देगा, भैया हो गया सेटलमेंट, तो 500 का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट को हमें कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना, जो पेमेंट हमने करी है हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड करनी होती है, या पेमेंट जो आई है हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड करनी होती है, डिस्काउंट को हमें इग्नोर कर देना होता है। तो यहाँ पे हमने उसको 7,000 दिए हैं, तो हम 7,000 ही रिकॉर्ड करेंगे, और कैश के अंदर दिए हैं तो सीधा लिखेंगे बाय गुप्ता जनरल स्टोर्स, और कैश के अंदर उसको 7,000 रुपए दिया है तो कैश के अंदर हम 7,000 लिख देंगे। उसके बाद 28 को, सेल ऑफ ओल्ड मशीन पेमेंट रिसीव्ड इन कैश 7,700। अब हमने एक मशीन बेची और हमें पुरानी मशीन पड़ी हुई थी वो बेच दी, उससे हमें 7,700 रुपीज मिल गया। मिलने से क्या होगा, कैश बढ़ेगा, तो हम कहां लिखेंगे, हम लिखेंगे
डेबिट साइड में 28 को मशीन बेची है, तो हम लिखेंगे टू मशीन अकाउंट। देखो कैश के अंदर बेची है, कैश के अंदर बेची है, पेमेंट हमें कैश में मिली है, तो कैश के अंदर लिखेंगे 7700। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 30 को पेड सैलरी बाय चेक 1500, पेड रेंट इन कैश 2200। तो सैलरी पे करी है, पैसा गया होगा, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मींस 30 को लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। कितनी पेमेंट करी है सैलरी की? हमने 1500 रुपए चेक से करी है, तो बैंक के अंदर आएगा। उसके बाद हमने रेंट जो है वो कैश में पे किया है, तो हम लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट 2200। ये हमारा कैश के अंदर आएगा क्योंकि पेमेंट हमने कैश के अंदर करी है। अब लास्ट एंट्री है पेड इनटू करंट अकाउंट द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5000 एट ऑफिस। अब ये बोल रहा है कि ऑफिस के अंदर सिर्फ 5000 रुपए कैश रख लो, बाकी सारा बैंक के अंदर जमा करो। अब इसको कैसे करेंगे? इसके करने के लिए क्या सिंपल मतलब है कि हमें ये पता लग गया 5000 रुपए रोकना है, तो जो पैसा हमारे पास लास्ट में होता है उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। मींस ये मंथ हमारा था मई, तो 31 मई को जो हमारा बाय बैलेंस शीट होना चाहिए, ये हमको पहले ही पता है कितना है, 5000 रुपए। ये हमें पता है, वैसे हम निकालते हैं इसको। तो अब जो आंसर आएगा वो पैसा हमको बैंक के अंदर जमा कराना है। तो आंसर निकालेंगे कैसे? ज्यादा में से कम को माइनस करो, ये वाली साइड ज्यादा होगी, कैश की हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होती है, तो ये वाली साइड ज्यादा होगी, इसमें से उसको माइनस करेंगे, जो बचेगा वो पैसा हम बैंक के अंदर जमा कर देंगे। तो इन सबको प्लस करके हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी 36,700। अब यही वाला टोटल हम दूसरी साइड लिख देंगे, मींस इस साइड भी आ जाएगा 36,700। अब ये सब कम है, इन सबको प्लस करके 36,700 में से माइनस करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू बचेगी वो आएगी 7,500। अब ये वाला पैसा हमको बैंक में जमा कराना है, तो बैंक में जमा कराने के लिए कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ती है। तो मींस 31 को ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अब वहां कैश में लिखा है, तो हम कहां लिखेंगे? बैंक में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक, अब ये 7500 रुपए कैश में से तो कम हो गए, बैंक के अंदर बढ़ाने हैं, तो बैंक के अंदर बढ़ा के यहाँ लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, सी से मार्क कर देंगे। और बैंक के अंदर लिखा है, तो आप यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट 31 को। ठीक है, अब हमारा कैश की सेटलमेंट यहां डन हो गई है। अब बैंक का आंसर निकालने के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सी साइड ज्यादा है। तो यार ये वाली साइड देखें तो इस साइड पे बैलेंसेस कम दिख रहे हैं, वहां पे मुझको बैलेंसेस ज्यादा दिख रहे हैं। मींस हम सबसे पहले टोटल उसका करेंगे जो ज्यादा है। यहाँ पे इन सब का टोटल करके यहाँ पे वैल्यू आएगी 67,925। अब यही वाला टोटल हम इस साइड लिख देंगे 67,925। अब इसमें से इन सब को माइनस करेंगे और फिर 31 को हमारा आ जाएगा टू बैलेंस सीडी जो है 11,425 रुपीज। ठीक है, अब इस बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? इस बैलेंस शीट का मतलब है अगर बैंक का बैलेंस डेबिट में आए, इट मींस माइनस में आंसर है। माइनस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। मतलब अभी हमने 11,425 रुपए का हमारे ऊपर लोन है बैंक का, और ये बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो फर्म है उसके लॉकर के अंदर 5,000 रुपए कैश के अंदर पड़े हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी ही अकाउंट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।